Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss Unit 13 from Focus on Comprehension. This lecture is going to be equivalent for 1 credit hour. So Unit 13 का मकसद क्या है? That we are going to read and discuss a piece of autobiographical writing and examine how the author implies meaning. तो ये एक autobiographical essay है और इसको हम जब स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि राइटर ने टोन किस तरीके से मेंटेन की है और किस तरीके से वो बात को आगे लेकर चला है. Autobiography, if you have forgotten, let me tell you that it is related to your own life. Whatever you write about your own life, यानी कि आप या तो अपनी पैदाइश से लेके जिस पॉइंट तक लिख रहे हैं वो तमाम वाक़यात एक किताब की शक्ल में लिख लेते हैं, या फिर कोई एक ऐसा वाक़या जो कि आपके लिए मेमोरी में होता है, बहुत अच्छे तरीके से महफूज होता है, तो वो भी आप जो है वो लिख सकते हैं. तो ये सब ऑटो बायोग्राफिकल नोट के अंदर आएगा. नाउ अबाउट द ऑटोबायोग्राफी, obviously this is a piece of writing that is written by the writer himself or herself about her own life. So we are going to focus on the importance of tone first. इसका जो ओपनिंग पैराग्राफ है उस पर सबसे पहले हम टोन पर फोकस करेंगे कि राइटर ने किस तरह की टोन मेंटेन की है. फिर इसके अंदर सबसे पहले तो हम ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि राइटर ने ढके छुपे अल्फाज में ऑथर ने किस तरह से इम्प्लाइड मीनिंग, यानी कि जो उसका कहने का मकसद है अंदर और जो इन बिटवीन द लाइंस उसने कहने की कोशिश की है, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. So here is the opening paragraph of a short autobiographical piece by Martin Amis, who recalls a very frightening aeroplane journey. तो ये एरोप्लेन जर्नी के बारे में है जो कि राइटर ने खुद जो था वो देखा था और उसमें उसकी जो है तो वैसे फ्राइटनिंग इंसिडेंट, लेकिन वो एक ह्यूमरस टोन मेंटेन किए रखता है. When it comes to flying, I am a nervous passenger, but a confident drinker and Valium swallower. So drinker भी है ये. उसने कहा कि flying के दौरान maybe he's phobic to flying. तो इस वजह से flying जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डर का बाइस है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, डर जाता है जब वो प्लेन में बैठा होता है. लेकिन ड्रिंकिंग वो बहुत कॉन्फिडेंटली करता है. एज यू नो दैट इन द यूरोपियन एंड द वेस्टर्न कल्चर ड्रिंकिंग इज़ क्वाइट कॉमन. एंड वैलियम स्वॉलोअर, अब ये वर्स्ट हैबिट है कि ड्रिंक के साथ जो है वो नींद की गोली भी ले ली जाए. इट इज़ ऑफन नॉट रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स. डॉक्टर्स इस चीज़ से मना करते हैं क्योंकि वैलियम जो है वो भी सेंसेस को नम करती है और ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स ये इससे भी सेंसेस आपकी काम करना छोड़ देती हैं. तो अगर वो दोनों एक साथ ले रहा है इसका मतलब कि टोटली कोई भी चीज़ को फील करना और उसको लॉजिकली सोचना समझना, वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो आगे निकल जाएगा. And although I wasn't exactly goozing the stewardesses or singing Viva Espana, this was a BA flight to Malaga, I was certainly in holiday mood. उसने कहा बेशक जो है मैं स्टूवर्डेसेस को तंग नहीं कर रहा था और मैं कोई हॉलीडे सॉन्ग नहीं गा रहा था, बट आई वॉज सर्टनली इन द हॉलीडे मूड. अब हॉलीडे मूड से उसका मतलब क्या है कि वो बड़ी इंजॉयमेंट के मूड में था, बहुत रिलैक्स था, बहुत काम था और उसको कोई भी परवाह नहीं थी कि फ़्लाइट के दौरान क्या कुछ हो रहा है. In fact, I had just called for my second pre-lunch cocktail, having enjoyed, oh, I don't know, a good 3 or 4 on the ground, when I began to sense that something was up. Now, when he was waiting for his flight, यानी कि उसने भी फ्लाइट जब प्लेन बोर्ड नहीं किया था, तो जब वो एयरपोर्ट पर था तब भी उसने 3-4 ड्रिंक्स जो थे वो पी लिए थे. और यहाँ पर भी कॉकटेल का मतलब यही है कि उसने अपना ड्रिंक जो था वो मंगवाया एंड ही ड्रैंक देयर अगेन, और ऑन बोर्ड भी जो था वो ड्रिंक कर रहा था तो उसको भी इंजॉय कर रहा था. उसके बाद 3-4-5 ड्रिंक्स के बाद उसे कुछ थोड़ा बहुत सेंस मिला कि कुछ गड़बड़ है. यहाँ पर एक्टिविटी 13.1 दी हुई है अबाउट एस्टैब्लिशिंग द टोन. इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज दिस पैराग्राफ टेल यू अबाउट द राइटर एज अ पर्सन.
अब हम ये जब ये पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं तो राइटर के बारे में हमें क्या आइडिया मिलता है कि राइटर जो है वो थोड़ा सा केयरलेस है और बहुत ज़्यादा जो है वो सीरियस नहीं है, और उसको ऐसा लग रहा है कि वो हॉलीडे पर आया हुआ है ऑफ कोर्स। और उसके बाद वो जिस तरह अपने ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा है और फिर स्टीवर्डेसेस को जो है ना वो तंग कर रहा है, या फिर तंग एज सच उस तरीके से नहीं, लेकिन वो बार बार ड्रिंक्स मंगवा रहा है, तो उससे हमें राइटर के बारे में आइडिया मिलता है कि ही इज़ रेकलेस एंड ही इज़ अ डिस्टॉर्टेड काइंड ऑफ पर्सन। और जिस तरीके से वो ड्रिंक्स मंगवा रहा है उससे पता चलता है उसका काफ़ी इजी गोइंग सा एटीट्यूड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैराग्राफ, एक्सप्लेन योर चॉइस। इसमें आपको वर्ड्स का ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैराग्राफ, चीयरफुल, नर्वस, फ्लिपेंट, कॉन्फिडेंट, ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका काफ़ी चेयरफुल और रिफ्रेशिंग सा टोन है, और राइटर बहुत ज़्यादा खुश है, ही इज़ ओवरजॉयड एंड ही वांट्स टू चेरिश एवरीथिंग अराउंड हिम। हर चीज़ को पर वो खुश होना चाह रहा है, उसका टाइम जो वहाँ पर गुजर रहा है, ड्रिंक्स ऑर्डर करने का जो एक्सपीरियंस है, पूरा जर्नी, ये उस पर बहुत ज़्यादा खुश है। एक वजह ये भी है जो कि आगे जाके आपको अंदाज़ा होगा कि ही इज़ गोइंग बैक टू हिज वाइफ एंड हिज किड, so that explains his happiness as well. Question number 3 asks you, the writer says he was in holiday mood. What is his intention? तो राइटर जो है वो हॉलीडे मूड में है, यानी कि बहुत रिलैक्स्ड मूड में है। वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मूड में है कि जैसे लोग हॉलीडे पर जाते हैं और उनका मूड होता है, यानी कि जहनी फरागत होती है, जहनी तौर पर वो रिलैक्स्ड होते हैं। So that is his mood. So he is very ecstatic about the time that he is having. Question number 4, how does the phrase something was up suit the tone of the paragraph? तो जैसे ही phrase आया something was up, that when I began to sense that something was up, तो इसमें जो है वो पैराग्राफ के टोन के साथ ये कैसे सूट कर रहा है। तो इनिशियली जो है पैराग्राफ की टोन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, केयरफ्री है, चेयरफुल है, तो लेकिन अचानक से जब ये लाइन हमारे सामने आती है तो इसका मतलब कि समथिंग टेरिबल एंड डेंजरस इज गोइंग ऑन, और the writer does not want to begin his paragraph with this kind of tone because of course he wants to maintain a humorous tone. तो वो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टेट कर रहा है, अंडरप्ले कर रहा है, यानी कि सिचुएशन की सीरियसनेस को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होने देना चाहता। Activity 13.2, predicting. The title of the article is Emergency Landing. How do you think the tone might change through the course of the article? So title इसका जो है वो emergency landing है, और इसके अंदर जो टोन के बारे में पूछा गया है कि कोर्स ऑफ द आर्टिकल में ये कैसे चेंज हुआ। इनिशियली पैराग्राफ का स्टार्ट उसने काफ़ी चेयरफुली लिया, लेकिन इस पैराग्राफ की एंड वाली लाइन में जब उसने कहा समथिंग वाज अप, तो उससे जो है बहुत क्लियर हो गया, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर एंड विविड कि जर्नी जो है वो आगे सेफ नहीं होगी एंड सम डिजास्टर इज अवेटिंग द राइटर। जो उसने इस एक फ्रेज में बता दिया समथिंग वाज अप, इससे हमें हिंट मिल गया, क्लू मिल गया कि आगे कोई प्रॉब्लम आने वाला है, कोई डिजास्टर आने वाला है, दैट इज वेटिंग फॉर द अनलकी पैसेंजर्स। तो इस वजह से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि आगे जाकर टोन चेंज होने वाला है। So now we are going to read this autobiographical essay by Martin Amis. First paragraph हमने पढ़ लिया है और ये end होता है something was up. Second paragraph basically is about the sudden technical issue with the plane and the announcement by the pilot that they are going to head back to Gatwick. तो उसके अंदर अचानक से जो है ना वो जो स्टीवर्डेस है वो पहले ट्रेज लेकर आई थी, मील ट्रेज लेकर आई थी खाना सर्व करने के लिए, लेकिन अचानक से जो है वो उसने सब कुछ रोक दिया और उसने इन्फॉर्म किया राइटर को कि बार सर्विस जो है वो सस्पेंड हो गई है थोड़ी देर के लिए। देन कैप्टन्स वॉइस वाज हर्ड ऑन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम,
जिसमें उसने एक लाइन का थोड़ा सा मजाक बनाया, एज यू हैव प्रोबेबली नोटिस्ड, और राइटर ने ब्रैकेट में लिखा है आई हैडंट, यानी कि उसने नोटिस नहीं किया था. ऑफ कोर्स दैट इज द इफेक्ट ऑफ द हाफ वैल्यूम दैट ही हैड एंड द ड्रिंक्स दैट ही हैड. उसकी वजह से उसे इस चीज़ का सेंस नहीं रहा कि इर्द गिर्द कुछ हो रहा है. फिर पायलट ने ऐलान किया दैट वी हैव टर्न फुल सर्कल एंड आर हेडिंग बैक टू गैटविक फॉर टेक्निकल रीजंस. उसके बाद पैराग्राफ 3 इज अबाउट द सिस्टमैटिक सर्चिंग ऑफ ओवरहेड कंपार्टमेंट्स ड्यू टू बॉम्ब सस्पिशन. अब उसने देखा कि स्टूवर्डेसेस जो हैं वो ऊपर ओवरहेड कंपार्टमेंट्स जो हैं वो उनको बंद कर रही हैं, उनको चेक कर रही हैं कि उसमें कोई ख़तरनाक सामान तो नहीं है जो कि उसमें से निकल के बाहर आ जाए. राइटर को लगा कि शायद कोई बॉम्ब है प्लेन में, इस वजह से वो सर्च कर रही हैं. और साथ ह्यूमरसली वो ये भी कहता है कि अ बॉम्ब स्केयर बट दिस बॉम्ब डिडंट स्केयर मी, यानी कि इस वक्त अगर बॉम्ब भी हो प्लेन में तो फिर भी मुझे डर नहीं लगेगा. नाउ दैट इज़ नॉट हिज लॉजिकल ब्रेन टॉकिंग, दैट इज़ ऑल द ड्रिंक द अल्कोहल टॉकिंग, यानी कि इस वक्त उसकी शराब बोल रही है और वैलियम बोल रही है और खुद से वो अभी लॉजिकली अपनी सेंसेस में नहीं है. तो उस दौरान में वो ये भी सोच रहा है, बाकी लोगों को अपनी जान की परवाह होगी इस सिचुएशन में, लेकिन वो इस सिचुएशन में ये सोच रहा है कि उसे 6 घंटे बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा, फ्री उसको ऑरेंज जूस मिलेगा, बन वाउचर मिलेगा. वो इन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिनके बारे में सोचना यूजलेस है. Paragraph 4 is about the author's casual approach towards situation, which stands in contrast to the real situation. Author बहुत ज़्यादा casual है situation के बारे में, और कैप्टन जो है यानी कि जो प्लेन का पायलट है वो बार बार ऐलान कर रहा है अलर्ट, लेकिन उसके बावजूद राइटर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है. उसे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा इतनी कोई वो नहीं है, या फिर नर्वसनेस में वो डिनाइल में है, नर्वस होकर वो सिचुएशन को डिनाई कर रहा है. इस वजह से वो नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से अपनी नर्वसनेस को शो करे. तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, जो उसकी वैलियम 5 mg रह गई है वो बाकी की आधी भी स्वॉलो कर लेता है ड्यूटी फ्री विस्की के साथ. और जो है आई ऑफर द बॉटल टू द गर्ल इन द विंडो सीट. अब यहाँ से उसके बिहेवियर का अंदाज़ा होता है कि एक छोटी सी बच्ची बैठी है, उसको विंडो सीट पे वो साथ ही बैठी है, उसको भी विस्की की बोतल जो है वो ऑफर करता है. अब यहाँ से उसकी सेंसलेसनेस का पता चल रहा है. एक्टिविटी 13.3, थोड़ा सा हम यहाँ रुकेंगे और साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस भी करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं साथ साथ इन पैराग्राफ से रेलिवेंट हैं. So, with reference to paragraph 2, explain how Amis felt, and B, how the stewardess felt. Give reasons for your answers. अब A part already हम activity 13.1 में discuss कर चुके हैं. About the B part, how the stewardess felt. तो स्टूवर्डेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, although she was trained professionally to deal with such incidents and situations. और उसने लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दी रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स. और जब प्लेन जो था वो लैंड कर भी गया तो वो लोगों को हेल्प कर रही थी. लेकिन पैराग्राफ जो 2 है उसके हिसाब से, जो मतलब उसके रेफरेंस के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि स्टूवर्डेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी. और लेकिन फिर जो है वो लोगों के सवालों के जवाब भी और राइटर के सवालों के जवाब भी काफ़ी ज़्यादा वो कामली और कंटेंटेडली दे रही थी, और वो सिचुएशन के साथ कंप्लीट अच्छे तरीके से डील कर रही थी. So question number 2 is with reference to paragraph 3, show how Amis conveys his attitude to the bomb threat. तो ये भी डिटेल में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि पैराग्राफ 3 के अंदर जो है ना आमिस अपना बॉम्ब थ्रेट की तरफ एटीट्यूड उसने क्या कहा, और उसने सिंपली कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा काम और कंपोज्ड और सीरीन रहा, और उसने ये भी जाहिर किया कि बॉम्ब होक्स यानी कि अगर प्लेन में बॉम्ब भी हो तो उसको उससे कोई डर नहीं लगेगा और उससे कोई भी खौफ नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 3,
With reference to paragraph 4, describe Amir's attitude to the girl next to him and explain the reason for this. तो ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री है, जो राइटर है आमिस है, और कैप्टन के अनाउंसमेंट के बाद उसको कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, और उसने जो विस्की की बोतल थी वो अपने साथ बैठी लड़की को भी उसने ऑफ़र की। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थी और उस लड़की ने ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन फिर भी आमिस डिड नॉट रियलाइज द सिवेरिटी ऑफ द सिचुएशन, और स्टूवर्डेस जो थी उसने क्या किया, उसने उसके हाथ से बॉटल ली और बॉटल को उसके जो येलो बैग था उसके अंदर डाल दिया. Question number 4. At the end of the paragraph 4, we get the first hint that Amis may have underestimated the danger he was in. Explain the writer's use of language in the final sentence. सो ये प्लेन जो है उसके बारे में बताया गया है पैराग्राफ 4 में. इसकी एंड वाली लाइन अगर आप देखें, वी स्पीड डाउन ऑन डीना नॉट इन द क्रूजिंग वालोइंग स्टाइल दैट एरोप्लेन्स यूजुअली अडॉप्ट फॉर लैंडिंग बट विद स्टीप एंड स्पीडी पर्पस. तो उसने जो है वो प्लेन की लैंडिंग के बारे में भी बताया कि उसकी लैंडिंग इतनी कोई काम और वो नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा जो थी वो जिसे कहते हैं कि टर्बुलेंट सी लैंडिंग थी प्लेन की, और उसका स्टाइल उस तरीके से नहीं था जैसे आराम से एक प्लेन जो है वो लैंड किया करता है. तो जब प्लेन जिस तरीके से लैंड किया अब्रप्टली, तो फुल वेलोसिटी के साथ, तो फिर जो था वो आमिस को सिचुएशन का डेंजरस सिचुएशन का अंदाज़ा हुआ, और जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ प्लेन जो था वो नीचे आया. तो लैंग्वेज जो है वो आमिस ने जो यूज़ की है, इट इज़ क्वाइट आर्टिस्टिक एंड इट इज़ क्वाइट स्किलफुल. गेट बैक टू द टेक्स्ट. पैराग्राफ 5 के अंदर जो लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं प्लेन क्रू की तरफ से दी गई हैं, और अगर आप नोट करें तो टेक्स्ट के अंदर ये इटैलिक्स में दी हुई हैं लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जिसके अंदर कहा गया कि सीट्स जो हैं वो अपनी सीधी कर लें और अपना माथा जो है वो अगली जो आपके सामने वाली सीट है उसके साथ टिका लें. सीट बेल्ट जो हैं वो आप बांधे रखें. फिर वो ये भी बता रहे हैं देयर विल बी मोर देन वन बम्प, और अगर रिवर्स थ्रस्ट होगा यानी कि एक्सेलरेशन का ऑपोजिट डीसेलरेशन होगा. ये प्लेन के इंजन जो हैं वो करते हैं जब इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की जाती हैं, तो ज़ोर का झटका लगता है, जर्क लगता है. तो उसमें वो प्लेन का क्रू इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि रिवर्स थ्रस्ट से आपने परेशान नहीं होना, और अपना हैंड बैगेज जो है उसको छोड़ देना है उस वक्त के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की परवाह करनी है. और जैसे ही एग्जिट्स प्लेन लैंड कर जाएगा और एग्जिट्स खुलेंगे तो एग्जिट्स की तरफ आपने जाना है, और एस्केप शूट से आपने जो है वो स्लाइड करके नीचे उतर जाना है, और जैसे ही आप ज़मीन पर आपके पैर टच हो तो आपने वहाँ से भागना है. पैराग्राफ 6 के अंदर अ साई ऑफ रिलीफ दैट हिज वाइफ एंड चाइल्ड वर नॉट विद हिम. पैराग्राफ 6 के अंदर राइटर की जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी वाइफ के बारे में और बच्चे के बारे में, 8 मंथ ओल्ड उसका सन है, उसके बारे में सोच रहा है. और वो सोच रहा है कि चंद दिन पहले, 10 दिन पहले उसने गैटविक के जो प्लेन जो एयरपोर्ट है वहाँ से उनको अलविदा कहा था, और वो सुबह थी जब एयर इंडिया का जंबो जो था वो भी एक्सप्लोजन से वो जो था वो फट गया था. तो वो ये सोच रहा है कि मैंने उस सुबह उनको सबको भेजा था, और अगर आज वो मेरे साथ होते दोनों तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता और खौफज़दा होता. तो अब वो ये सोच रहा है कि अगर वो सब मेरे साथ नहीं है, एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली है कि वो सेफ हैं. Had they been, everything would now be different. For a start, I wouldn't be drunk. I placed my wallet on my lap. I had no jacket and I waited. तो उसने सोचा कि अगर वो मेरे साथ इस वक्त होते तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होता. एक तो सबसे पहले मैं ड्रिंक भी ना करता, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान भी होता. चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होती. तो उसने अपना वॉलेट जो था अपनी गोद में रखा, क्योंकि उसने कोई जैकेट नहीं पहनी थी जिसमें वो वॉलेट रख सकता, और फिर वो वेट करने लगा. पैराग्राफ 7 में 737 की लैंडिंग के बारे में बताया है. इट लैंडेड लाइक अ बॉम्ब इटसेल्फ, या फिर स्किम स्टोन. स्किम स्टोन बेसिकली कभी अगर आपने खुद ट्राई किया है या अगर आपने मूवीज में देखा है, समटाइम्स द पीपल आर स्टैंडिंग एट द एज ऑफ वाटर, या कोई लेक है या कुछ है और उसमें पत्थर एक खास एंगल से फेंके तो पत्थर जो है वो पहले उसके ऊपर
आप कहें उछलता हुआ जाता है और फिर पानी के अंदर वो गिरता है। तो इस तरीके से ये जो 737 था इसने लैंड किया। लैंडिंग कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी, रिवर्स थ्रस्ट भी था और काफ़ी डिटेल तरीके से जो है ना राइटर ने डिस्क्रिप्शन दिया है लैंडिंग के बारे में। और इसी पैराग्राफ में उसने ये बताया कि जब फाइनली जो है वो झटकों के साथ और काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट एक्सपीरियंस के बाद प्लेन जब फाइनली लैंड किया तो उसका वॉलेट जो था उसकी गोद में से उछल के जो है वो काफ़ी दूर उससे जाकर गिर पड़ा, 4 और 5 रोज अवे। तो अब जो है वो प्लेन रुक चुका था, सीट बेल्ट खुलने की आवाज़ आई और फिर साथ ही जो है वो मुसाफिर जितने भी थे उन्होंने वहाँ क्यू बना ली ताकि वो एग्जिट्स में से निकल सकें। So let's look at the questions 5, 6 and 7. Question number 5 says, what effect does paragraph 5 have on the reader? Support your view with evidence from the paragraph. So paragraph 5 के अंदर काफ़ी ज़्यादा sense of anticipation बताई गई है final incidents के बारे में। अनाउंसमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि अनाउंसमेंट जिस तरीके से की गई है और अनाउंसमेंट की डिटेल आप इस के आंसर में जो है वो लिख सकते हैं। और इसके बाद यू कैन से दैट द पैसेंजर्स वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द इमरजेंसी लैंडिंग। नॉर्मली तमाम इमरजेंसी लैंडिंग की जो है वो एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन होती है और उसकी वजह से रीडर जो पढ़ने वाला है इस सारी डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो मोस्ट प्रोबेबली टेरिफाइड भी हो जाएगा, खौफजदा भी होगा और परेशान भी होगा। Question number 6. Why do you think that Amir's thoughts turn to his family? So मुसीबत के वक्त में नॉर्मली इंसान को अपने प्यारे याद आते हैं, तो यही आमिर की थॉट्स थी कि उसका 8 माह का बेटा और उसकी बीवी जो है वो 10 दिन पहले मलागा उसने उनको भेज दिया था। और सिचुएशन जब इस तरह की होती है तो नॉर्मली हमें वो लोग याद आते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो उसका जो एक फितरी जो एक नेचुरल लव है और उसकी सिंसेरिटी है अपनी फैमिली की तरफ, तो वो नेचुरली उसकी जो सोच थी वो उस तरफ चली गई। Question number 7. Explain what effect is created by the choice of words in paragraph 7. Paragraph 7 के अंदर कुछ वर्ड्स इस तरीके से यूज़ किए गए हैं जैसे जो है ना स्किम स्टोन और उसके बाद रिवर्स थ्रस्ट, फिर स्क्वॉल ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया, इस किस्म के, फिर प्रीटर नेचुरल पावर। तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। इससे क्या इफ़ेक्ट क्रिएट होता है? So such words they create quite a strong impact on the after effects condition. Or the 737 it landed like a sped red stone on the water. Passengers basically they are in a hurry कि वो एग्जिट से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। वजह उसमें ये है कि लैंडिंग इस तरह की लैंडिंग के बाद प्लेन में आग भी लग सकती है। पूरा का पूरा प्लेन जो है वो बुरे तरीके से इट शुक एंड कोलैप्स्ड और देयर वाज अ वेरी सिवियर जोल्ट टू द प्लेन एज वेल। So the choice of words is very creative and cautious here, or it reflects that anything that is unfortunate and drastic it can occur at any time. और जो है ना आग भी लग सकती है प्लेन में, it can catch fire. So basically all these feelings, all these words they create a feeling of horror in the reader. Get back to the text, paragraph 8, 9 and 10. So paragraph 8 में people's reactions in the situation and writer's understatement of situation. अब लास्ट पैराग्राफ में हमने डिस्कस किया कि उसकी गोद में से उसका वॉलेट उछल के उससे दूर जा गिरा और उस वक्त उस सिचुएशन में उसको अपनी जान से ज़्यादा अपने वॉलेट की परवाह थी, जिसमें से सारा कुछ कार्ड निकल कर जो थे वो बिखर चुके थे इर्द गिर्द। बाकी जितने पैसेंजर्स थे उनकी कोशिश थी कि वो स्टीवर्डेस के ऑर्डर पर जल्दी से दरवाजे तक एग्जिट तक जाएं और वो वहाँ से निकल जाएं, लेकिन राइटर जो था उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने वॉलेट पर था। उसके बाद वो ये भी बता रहा है कि 4-5 ख़वातीन भी थीं जिनके साथ बच्चे थे और उनकी कोशिश थी कि वो जल्दी से एग्जिट से पहले निकल जाएं और उनकी आवाज़ों में से जो था वो पैनिक भी नज़र आ रहा था। कि फिर उसके बाद कहता है कि ज़्यादातर जो लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे प्लीज़ ओ प्लीज़, यानी कि हमें ज़रा पहले निकलने दें बराए मेहरबानी। फिर उसके बाद स्टीवर्डेसेस जो थी वो जल्दी जल्दी उनको
आयल में से निकाल के और स्केप शूट्स में से उनको स्लाइड करके निकाल रही थी, ताकि जो है वो किसी किस्म के मज़ीद हादसे से बचा जा सके। लेकिन इसने वेट किया और आखिरकार जो था वो जब वहाँ से मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा चले गए तो ही क्रॉल्ड थ्रू द आयल, और उसने कोशिश की कि वो अपना वॉलेट जो है वो ढूंढ सके और उसमें जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इर्द गिर्द बिखर गए थे वो भी ढूंढने की कोशिश करे। Paragraph 9 gives a description of the aftermath of landing, but the tone is quite humorous. तो आखिरकार जो था वो बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा और फिर स्टूवर्डेस ने उसको कहा सिट एंड जंप, यानी कि बैठो और यहाँ से छलांग लगाकर निकल जाओ। फिर वो लंबी जो डिंजीज हैं, डिंजीज बेसिकली दे आर द स्मॉल इन्फ्लेटेबल रबर बोर्ड्स, तो उसमें से वो फिसल के निकल गया। इसमें उसने एक ह्यूमरस सा वर्ड यूज किया है वी बेसिकली इज एन एक्सप्रेशन दैट चिल्ड्रन यूज व्हेन दे आर यूजिंग स्लाइड। जब बच्चे पार्क में जाते हैं तो वो स्लाइड पे से जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक उनका फन एक्सप्रेशन होता है, जब वो खुश हो रहे होते हैं तो वो वी जो है वो यूज करते हैं। तो उसने जो था वो एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया, यानी कि राइटर ने अभी तक अपनी ह्यूमरस टोन जो है इतनी सिचुएशन सीरियस सिचुएशन में मेंटेन रखी हुई है। एंड जॉग्ड अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। ना जॉग्ड अवे बेसिकली अगर आपको जान की परवाह होती है तो आप तेजी से भागते हैं। जॉगिंग का मतलब कि आप जरा रिलैक्स्ड हैं और आप बहुत ज्यादा जो है वो इतने फिक्रमंद नहीं है अपनी जान के बारे में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता दौड़ता हुआ एयरक्राफ्ट से दूर जो था वो चला गया। एयरक्राफ्ट जो था रनवे के बिल्कुल एंड तक जा चुका था और बिल्कुल वहां पर 90 डिग्री टर्न के साथ जो था वो वहां रुक चुका था, जामद हो चुका था, जार हो चुका था। 5 yards फ्रॉम इट्स नोज ले द एज ऑफ अ लंपी ब्राउन फील्ड। आगे से जो है वो जमीन जो थी वो शुरू हो गई। Paragraph 10 explains the incident of mass crisis and writer's casual way of stating serious situation. So paragraph 10 के अंदर details उसने scene explain किया है और आप अपनी बुक के paragraph page 106 पर भी देख सकते हैं। The scene is described there that a man is keeling over in the grass. उसने अपना दिल पकड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, शायद उसे दिल का दौरा पड़ रहा है। कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे हैं, खौफजदा भी हैं, डर का भी शिकार हैं। एक लड़की की जो एंकल है उसमें मोच आ गई है, तो उसको स्टीवर्डेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। और राइटर जो है ना यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यूज हुआ है एग्रीजियस नॉनशलांस। एग्रीजियस का मतलब है फॉल्स, नॉनशलांस मीन्स कूलनेस, यानी कि इतना कोई फर्क ना पड़ना। तो राइटर भी लोगों को दिलासा दे रहा है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा है कि लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। So for from paragraph 8 to 10, question number 8, explain why Amis begins paragraph 8 with, my paramount concern at this point was of course to find my wallet. What does this tell us about his state of mind then? तो यहाँ पर जो है उन्होंने पूछा कि राइटर ने कहा कि उस वक्त मेरा मेन कंसर्न क्या था कि मुझे अपना वॉलेट मिल जाए। तो इससे हमें स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या पता चलता है? आमिर क्लियरली डरा हुआ भी है, खौफजदा भी है। Still, in this muddle, he wants to put his wallet on his lap, और वॉलेट जो है वो मैंने बताया कि वो दूर जा गिरा था और इस सिचुएशन में भी उसे अपने वॉलेट की परवाह है। तो इससे हमें आमिर के बारे में ये पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो उसे अपने वॉलेट की परवाह, यानी कि वो अपनी जो नर्वसनेस है वो उसको छुपाना चाह रहा है। दिस इज व्हाट हिज स्टेट ऑफ माइंड इज। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द apparent difference between Amis and the other passengers. Select some words and phrases which help to create this contrast. So दूसरे passengers से comparison में Amis is quite relaxed and peaceful. जैसा कि वो लिखता है, I was well placed to watch the passenger flee past me. Then after that he writes, their voices contain an edge of panic and his only issue was to find out his wallet. तो इन एक्सप्रेशन से हमें जो है वो पता चलता है कि कंट्रास्ट कैसे क्रिएट हुआ है। लास्टली हिज लैंडिंग फ्रॉम प्लेन वाज थ्रू पैराशूट स्लाइड, और फिर जो उसका एटीट्यूड है लैंडिंग का उससे बारे में हमें पता चलता है कि सिचुएशन से टोटली कंट्रास्टिंग उसका एटीट्यूड है।
देन ही यूजेस द फ्रेज egregious nonchalance, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है कि वो पैसेंजर्स की फ्लाइट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। पैराग्राफ 11 के अंदर द राइटर टॉक्स अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर ड्रिंकिंग and the writer's fearless attitude and division of the passengers into two groups. तो पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब इस शॉक से वो गुजरा तो उसको पता चला कि स्वीट टी उसको लेनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ दी अल्कोहल। फिर उसके बाद वो अपना फेयरलेस एटीट्यूड भी बता रहा है कि अभी तक चूंकि वो नशे में है इस वजह से जो है ना उसको बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। रिमेन्ड इन कैपिटल फेटल, फेटल बेसिकली फियरलेस एटीट्यूड की तरफ इशारा कर रहा है, कंडीशन की तरफ इशारा कर रहा है। तो राइटर अभी तक जो है उसी एटीट्यूड से गुजर रहा है। 5 आवर जो वेट है, अब उनको वेट करवाया जा रहा है एयरपोर्ट के लाउंज पर ताकि उनको दूसरी फ़्लाइट के ज़रिए से भेजा जा सके। इसी दौरान जो प्लेन के पैसेंजर्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक ग्रुप वो है जिनको लगता है कि ये कुछ इतना बड़ा वाक़या नहीं था और वो इससे भी ज़्यादा बड़े वाक़यात से गुज़र चुके हैं। दूसरा ग्रुप है जिनको लग रहा है कि जो है ना ये सबसे ज़्यादा खौफज़दा जो था वो एक्सपीरियंस था और इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की। इस पैराग्राफ के एंड पर राइटर एक लाइन लिख रहा है, आई हैड नॉट फेल्ट फियर बट आई न्यू दैट फियर वुड हैव बीन एन अप्रोप्रिएट फीलिंग। उसको ये अंदाज़ा था कि ये सिचुएशन इस किस्म की थी कि उसको सिचुएशन में डरना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको खौफ नहीं आया, उसको डर नहीं लगा और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो ड्रंक था। Paragraph 12 says that writer is calm and contented after enjoying a good dinner in Dinard and he felt like a returning hero and without a scratch. तो वहाँ पर उनको एयरलाइन की तरफ से एक फ्री जो है वो तमाम पैसेंजर्स को डिनर दिया गया है और ऑल राइटर्स सीक्रेटली मेंटेन अ वैम्पिरिक एटीट्यूड टू डिजास्टर। यहाँ पर बता रहा है कि तमाम राइटर्स जो हैं वो थोड़ा सा रूथलेस एक्सप्लेनेशन करते हैं इस किस्म की सिचुएशन का, लेकिन उसको ऐसे लग रहा है वो किसी हीरो की तरह है क्योंकि वो इस किस्म की एक्सपीरियंस से बाल बाल बच गया और उसको एक खराश भी नहीं आई। लेकिन जो है ना वो साथ ही ह्यूमरस टोन उसने अभी तक मेंटेन की हुई है, काम एंड कंटेंटेड है और वो ये बता रहा है कि किस तरीके से डिनार्ड में बैठकर एक्सक्यूज मी फ्री डिनर एंजॉय कर रहा है और प्लेजेंट कमारजरी भी इंजॉय कर रहा है, यानी कि प्लेजेंट जो है वो फ्रेंडशिप भी कंपनी भी इंजॉय कर रहा है। पैराग्राफ 13 में पैराग्राफ 13 एक्सप्लेन्स द ओवर एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एंजाइटी। पैराग्राफ 13 के अंदर उसने ओपनली कन्फेस किया एंड आई वाज रॉन्ग की स्टेटमेंट से, जब उसने कहा कि मैं हर लिहाज से गलत था, क्योंकि जब वो स्ट्रेस से गुजर चुका और जब उसका नशा भी उतर गया तो बाद में उसकी बॉडी जो थी उसने फील किया दैट ही हैज़ बिन थ्रू सम काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। और जब वो आखिरकार जो था अपनी बीवी के पास पहुंचा तो उसको ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो मर रहा है। उसकी बॉडी जो थी इट हैड स्ट्रेंज टिंगलिंग्स, अजीब किस्म की सुइयां उसके पूरे जिस्म में चुभ रही थी, दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। थ्रू आउट मेनी ट्रैजिक सिएस्टाज, सिएस्टाज कैलूला को कहते हैं जो दोपहर में हम सोते हैं। तो उसने कहा कि मैं जितनी भी देर सोता था मेरी बॉडी कांपती थी और जिस्म जो था वो बुखार से तप रहा होता था और इतनी शदीद तरीके से कांपता था कि जैसे कोई ट्राम स्टेशन में ट्राम जो है वो गुजर रही है। तो कहता है कि मैं वहाँ लेटा हुआ और हेल्पलेसनेस से मैं दुनिया को देख रहा था, कोई भी हैंगओवर नहीं था और ऐसे लग रहा था जैसे मुझ पे शदीद बुढ़ापा तारी हो गया है। इन पैराग्राफ 14 he is suffering from the delayed shock and maintains humor after stating the reality. So basically ये delayed shock है जिससे वो गुजर रहा है और उसकी वाइफ जो है वो उसे यही बता रही है कि तुम डिलेड शॉक से गुजर रहे हो। कहता है वैसे तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो था जब वो बेटर होना शुरू हुआ तो उसे मालूम हुआ कि जो है ना उस वक्त जो था बहुत ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बॉडी जो थी वो उसको सच याद दिलाने पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही थी
और mind already, although mind was numbed at that time due to the drinking, but his body was bent upon making him realize that he has been through some kind of shock. और लास्ट में वो एक लाइन लिख रहा है, when it comes to fear there is no such thing as a free lunch or free dinner. तो ये कहावत भी है, there is no such thing as a free lunch. इसका मतलब कहने का ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, दुनिया के अंदर गिव एंड टेक ही चलता है। तो अगर वो इतने ज़्यादा खौफ से गुजरा था तो इसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर आना था जो कि वो देख रहा था। Paragraph 15. Emergence from the incident with another new experience acknowledges drinking numbed his senses. तो यहाँ पर उसने इस पैराग्राफ में एक तो ये भी एक्नॉलेज किया कि ड्रिंकिंग की वजह से उसकी सेंसेस जो थी वो नम हो गई। उसके बाद जो है ना वो इंसिडेंट में से जब वो निकला तो उसके एक्सपीरियंस में एक और चीज़ का इजाफा हो गया, यानी कि उसे कुछ नया भी सीखने को मिला। यहाँ पर एक कहावत है, एज ब्रेव एज ड्रंक एज अ न्यूट। यहाँ पर उसने यूज़ किया एज ब्रेव एज अ न्यूट। अब न्यूट जो है ये सैलामेंडर गिरगिट की फैमिली से होता है और ये बहुत ज़्यादा सुस्त होता है, बहुत सारी चीज़ों को फील नहीं करता, एक्सट्रीम हॉट वेदर में पाया जाता है और फिर भी ये आराम से रह रहा होता है। तो एक इंसान जो शायद ड्रंक होगा उसी की सेंसेस इतनी ज़्यादा नम हो जाएंगी कि वो कोई भी चीज़ महसूस नहीं करेगा। तो वो कहता अपने आप को कह रहा है कि आई वॉज एज ब्रेव एज अ लॉर्ड, एज ब्रेव एज अ न्यूट। और केमिकली जो था वो उस वक्त नम था, लेकिन उसने इस बात का एतराफ़ किया कि जो है ना पीने की वजह से उसकी कंडीशन जो थी वो ज़्यादा ख़राब हुई। तो आई हैड स्नीक्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट विदाउट सेटिंग द बिल। यहाँ वो एक मेटाफर दे रहा है कि मैंने बिल्कुल वही हिसाब किया कि मैंने एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और मैं बिल दिए बगैर जो था वो वहाँ से बाहर आ गया। तो लेकिन जो था वो रेस्टोरेंट के रिकॉर्ड में ये सब चीज़ें मौजूद थी और कभी ना कभी तो मुझसे उसका हिसाब लिए जाना था, यानी कि मैं इस सब चीज़ों से गुजरा हूँ तो उस चीज़ का इफ़ेक्ट तो मेरे सामने आना था। ऑल्दो उस वक्त मैंने डिनाई कर दिया, लेकिन आखिरकार इस चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर ज़रूर आना था। ओके, सो from paragraph 11 to 15 we are going to discuss the questions now. Describe Amir's state of mind at dinner and on returning home to bed. तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसकी जो थी वो क्या कंडीशन रही है और किस तरीके से वो फील करता रहा। लैंडिंग जो था उसके बाद वो रिलैक्स रहा और उसने एक फ्री डिनर भी किया और उसे ऐसा लगा कि वो किसी हीरो की तरह है जो कि किसी टफ टाइम से गुजरा, लेकिन आखिरकार जब वो घर वापस आया तो उसकी बॉडी ने उसको याद करवाया कि वो किन चीज़ों से गुजरा है। Then question number 11, the passage changes dramatically with the words and I was wrong. Explain in your own words why he was wrong. तो यहाँ पर वो आपसे कह रहे हैं कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। तो हमने यही डिस्कस किया कि पहले इमरजेंसी लैंडिंग से उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन बाद में जो था वो उस एक्सीडेंट के आफ्टर इफेक्ट से वो निकल नहीं सका। पैराग्राफ 12 तक आमिस एटीट्यूड वाज कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सर्वाइवल के बाद जो है उसकी बॉडी अजीब तरीके से बिहेव करने लग गई एंड ही थॉट दैट ही वाज डाइंग। और उसको वो शिवरिंग उसको जारी थी, he was shivering and he thought that there was pain and tingling all throughout his body. तो he also thought that old age is also dominating him. तो जो brave रहने का एक perception है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो गया, साबित हो गया उसके दिमाग में। Question number 12. Finally, in your view, Was Amis frightened during his experience or not? तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि आखिरकार आमिस जो था वो खौफजदा हुआ या नहीं हुआ। तो अपेरेंटली ऐसे लग रहा था कि वो डरा हुआ नहीं है, क्योंकि वो हाफ ड्रंक था और एंथुजियास्टिक भी था। उसने तमाम सर्कमस्टांसेस को फेस भी किया और जो है ना काफ़ी जो था क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस से गुजरा। But I don't know in your opinion, but in my opinion Amis was frightened और frightened उसको पता था उसको फ्लाइट्स का फोबिया है, इसी वजह से उसने शराब भी पी थी और उसी डर को छुपाने के लिए।
तो मेरे तो ख्याल से कि वो डरा हुआ था। अब आपका अपना ओपिनियन भी हो सकता है, आप अपने ओपिनियन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। Question number 13. Explain each of the following words as it is used in the article. Urgently, relief, pressing, jeopardy, camaraderie. Urgently obviously means instantly, फौरन कोई चीज़ हो. Relief का मतलब है comfort या cure. Then pressing is very crucial, कोई चीज़ जो फ़ौरन से करनी हो. Jeopardy, endangerment, insecurity, liability या peril. Jeopardy कोई खतरा किसी किस्म का, कोई insecurity. And camaraderie is familiarity या closeness या फिर companionship. एक्टिविटी 13.3 जो है ये करने के बाद 13.4 is asking you to write a summary. Look at each paragraph of the text and create a title or heading for it to sum up its content. For example, for paragraph 1, you could write the writer is in holiday mood. Read through your list of headings and then explain how the list helps you to trace the writer's experiences and moods. Question number 2, now write a summary of the text in which you explain Amos's changing moods in your own words, no more than 80 words. And you know that in the description box of this lecture, there will be summary notes for unit 12 and 13. So what I have learned or what you have learned in this unit, the tone of the passage gives a clue as to the ways in which meanings are implied. In the passage of this unit, Amis appeared to be unafraid. However, the flippancy of the tone lets the reader see that there was more going on beneath the surface. टोन से हमें अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वैसी नहीं है. True meaning is often revealed gradually through a piece of writing. तो असल जो मीनिंग है वो पीस ऑफ राइटिंग से ही हमारे सामने ज़ाहिर होता है, आता है. उसकी टोन से, अंदाज़े बयान से, जिस तरीके से लिखे जाता है उस तरीके से. पैराग्राफ टाइटल्स और सब हेडिंग्स आर अ यूजफुल वे ऑफ ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ राइटर्स थॉट्स एंड एक्शंस. सो जैसे मैंने यहाँ पर आपके हर पैराग्राफ के रेलेवेंट एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अंदर उस हर पैराग्राफ का एक मेन आइडिया बताने की कोशिश की है. तो समरी राइटिंग स्किल्स के अंदर यही होना चाहिए कि जब आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ें और वो पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइडेड है तो हर पैराग्राफ का एक अपना मेन आइडिया है, तो वो मेन आइडिया अपने वर्ड्स में उस पैराग्राफ के साथ लिख लें. इससे आपको समरी राइटिंग में भी हेल्प मिलेगी और आपको याद भी रहेगा कि टेक्स्ट जो है वो आखिरकार किस बारे में है. So that's it for unit 13 और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समरी के नोट्स का लिंक दिया हुआ होगा और वो आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली. So we are done with unit 13. Take care. Allah Hafiz.